वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ इंडिया के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा हैं, हु इज़ नॉट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस बट दुनिया में भी वो काफ़ी फिरते रहते हैं लेक्चरिंग, सो हिज वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बेसिकली फोकस इज़ ऑन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एंड ही इज़ जस्ट द राइट पर्सन जो सवालात मैं उनसे करना चाह रहा हूँ। तो आज मैं डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा साहब से 3-4 मुद्दों पे बात करूंगा। एक, कि ये जो आईएमएफ से इंडिया के ऊपर जो सी ग्रेड आया है उसका क्या असर होगा बोथ ऑन इन्वेस्टर मूड, या इज इट जस्ट समथिंग दैट इंडिया कैन सिंपली इग्नोर, या इट इज गोइंग टू हैव सम इम्पैक्ट। इंडिया तो ऐसा कोई बड़े लोन्स तो लेने नहीं जा रहा है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से जो ये ग्रेड का असर होगा उस पर, बट अदरवाइज विल इट इम्पैक्ट पीपल हु आर डूइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो सरप्राइजिंगली स्टनिंग 8.2% जो ग्रोथ रेट आई है क्वार्टर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज जो मुद्दा है कि जो इंडिया का जो रुपया गिर रहा है इन इट्स वैल्यू, उन सारी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो संतोष जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपसे गुफ्तगू करने में बहुत ही मजा आता है हमेशा। थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं पहले सवाल तो यही करता हूं कि इंडिया का जो डॉलर है वो, मैं आपको एक एक स्टेटिस्टिक्स बताता हूं। ये जनवरी 1 तारीख और दिसंबर 1 तारीख के बीच में फर्क 2025। 2025, यानी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से जो हाल हुआ है रुपये का, वो बात कर रहा हूँ। यूएस डॉलर 85 था जनवरी 1 को, 85.5 था, अब 89.3 89.9 तक चला गया है, यानी तकरीबन $4 से बढ़ गई है कीमत। डॉलर $4 से बढ़ गई डॉलर। ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड था वो 107 था जनवरी 1 को, आज 118 के ऊपर हो गया। यूरो 88.57 था, अब 103 हो गया है। जापानीज येन 56 था, 56 मतलब 0.56 था, अब 0.58 हो गया है। और जो चाइनीज रेमबेबी है वो 11.73 था, अब 12.65 है। तो अब मतलब कोई ऐसी करेंसी रही नहीं जिसके कंपैरिजन में द रुपी इज नॉट क्रैशिंग। और मतलब यूरो के मुताबिक, यूरो तो मतलब इंडिया में दे आर टॉकिंग के 90 विल बी एन इम्पोर्टेंट नंबर, या 100 हो जाएगा, क्या सेंचुरी हो जाएगी वीजा वी डॉलर, बट सेंचुरी तो यूरो के साथ हो ही गई। और गिवन द फैक्ट कि इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूरोप, ये कितनी बड़ी चीज है ये? हाउ बिग ए क्राइसिस दिस इज, और इट इज जस्ट टेम्पररी थिंग दैट कैन गेट ओवर? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये क्राइसिस नहीं है। इसको हमें क्राइसिस की तौर पे नहीं देखना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन दैट वन शुड नॉट रिएक्ट टू दिस वीकनिंग ऑफ द रूपी विथ एनी नेशनलिस्टिक फर्वर, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक आर्थिक कारणों की वजह से ये हो रहा है। हमको ये याद रखना चाहिए, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक्चुअली फायदा ही होगा। उस पर मैं बाद में आता हूं, मगर थोड़ा सा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। बात ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी लगता है। और यही कारण है कि, और हमारा जो शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट में प्राइस टू अर्निंग्स रेशो भी काफी ऊंचा रहा है। इसलिए हुआ ये है इस सितंबर 24 के बाद से कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसे काफी निकाले। तो पैसे क्योंकि वो काफी अधिक मात्रा में निकालते चले जा रहे थे, so the demand for the rupee obviously was rising. I mean for dollar. Sorry, yes. So the demand for the dollar was rising. So they were taking the money out, and if they were invested here, they were converting their rupee into dollars. And so the point is that because the demand for the dollar as a result rose, you got this situation.
क्योंकि जो स्ट्रेंथनिंग रुपी की होती है वो तब होती है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ा बढ़ रहा होता है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत चला आ रहा होता है, तो डिमांड ऑफ रुपी बढ़ी हुई होती है, तो रुपी तब स्ट्रेंथन होता है। यहां पर साल सवा साल से उल्टी स्थिति रही है कि पैसा विदेश बाहर वापस जा रहा है। दी ओनली रीजन $17 billion total amount of एग्जैक्टली राइट। सो फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये हमारा शेयर मार्केट इतना ऊंचा कैसे जा रहा है, क्योंकि रिकवर किया है रिकवर तो किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो गिरा था सितंबर 24 के तक, उसके बाद से तो बढ़ा ही है। तो बढ़ा इस वजह से है क्योंकि निरंतर रिटेल इन्वेस्टरों की संख्या, भारतीय रिटेल इन्वेस्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही। तो they are holding up the share market, and in fact they are pumping more and more money there, although they are losing money, but they are still continuing to do that. And at the same time, of course, domestic institutional investors have also been pumping money in. That's how the share market is as high as it is, which is why price to earnings ratio is high. तो ये इसका मोटे तौर से ये कारण है। अब हम आ जाते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, मोटी बात यह है, एज एन एंड आई हैव टू स्पीक एज एन इकोनॉमिस्ट हियर, क्योंकि किसी भी आम आदमी को लगेगा कि अरे देखो, अगर रुपया गिर रहा है और डॉलर खरीदने में हमको ज्यादा डॉलर रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो अगर विदेश जाएगा जो उसको ज्यादा पैसा खर्च होगा, जो पढ़ने जाएगा उसको ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन पे जरूर नकारात्मक असर होता है। मगर देखिए, हम तो अर्थव्यवस्था की नजरिए से देख रहे हैं। बस संतोष जी, इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ना, इंडिया तो इंपोर्ट। आई एग्री विथ यू, आई एग्री। तो मैं उस बात पे आ रहा हूं। बात यह है कि पहली चीज ये है कि अब मैं ट्रेड, आपने क्योंकि ट्रंप की बात करी और हमें अब ट्रंप की बात इस चर्चा में लाना आवश्यक हो गया। क्यों हो गया है? हमें हम लोग साल भर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, 11 महीने से तो कर ही रहे हैं, कि ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत पे आघात किए हैं, जिससे हमारा निर्यात जो अमेरिका को होना था उसमें घटत तो आई है, कमी तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है कि उस स्थिति में क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सितंबर से हमारा जो निर्यात अमेरिका को था वो कम होना शुरू हो गया था। तब तक सिर्फ सारी धमकियां थी और ट्रेड डील, हमारी इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो नहीं पा रही थी, आज भी नहीं हुई है। तो हुआ यह है कि हमारा निर्यात कम होना शुरू हो गया था। तो पिछले 3 महीने से तो निर्यात कम हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में हम भारत के, क्योंकि भारत जो निर्यात करता है अमेरिका को, a lot of it is quite labor intensive, because Trump was very clever. Trump was very clever. He exempted pharmaceuticals, which they depend upon for import from us, और उसको exempt कर दिया। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी कि जो फोन्स वगैरह, जी। So those two items account for roughly 30% of the total exports of India to the United States. तो वो उन्होंने exempt कर रखा था और अभी भी exempted है। मगर बकाया जो चीजें हैं वो सारी लेबर इंटेंसिव है। तो what are they? Sort of, there are textiles, there's gems and jewelry, leather goods, exactly, and there is fishery products, there's shrimp and so on. Shrimps. ऐसे पदार्थों में पे जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि अगर टैरिफ जबरदस्त लग गया, एंड दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स दैट यूनाइटेड स्टेट्स कैन इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब आप हमारी समस्या समझिए डॉक्टर साहब, हमारी समस्या क्या है कि उन्होंने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, कंबोडिया है, वियतनाम है, यही पदार्थ ही वो निर्यात करते हैं, उन पे जो टैरिफ लगाया है वो कम है, हमसे कम है।
मतलब वो 25% से भी कम था। तो हमारे ऊपर तो 25% की मार थी ही, उसके ऊपर से रूस से तेल आयातित करने की वजह से ट्रंप ने हमारे ऊपर और जी हाँ। टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी टैरिफ। तो ये सब अब हम जानते। अब इसका असर ये होना होना था और ये हो रहा है कि हमारे जो निर्यातक हैं, वो जो श्रम गहन निर्यातक हैं, यानी कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट जो हैं, उनका रोजगार जा रहा है। इसलिए अगर हमारा रुपया कमजोर होता है, सो इट बिकम्स cheaper for other countries to buy our products, and it becomes cheaper for our exporters to the United States also to be able to sell to the US markets. Because अगर हमारे को हम वो वहां के इंपोर्टर हमसे जो खरीद रहे हैं, वो कम दाम पे खरीद रहे हैं क्योंकि रुपया जी हाँ। रुपया कमजोर हो गया, और कुछ वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द टैरिफ, इंपोर्टर प्लस कंज्यूमर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उससे फायदा हम ही को होने वाला है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स पे और जो हमारे जो वर्कर्स हैं इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जिन पे टैरिफ की मार आ रही है, वो उतना असर नहीं होगा। तो ये हमारे फायदे की बात, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये है कि जो हम अमेरिका नहीं बेच पाए, वो हम और देशों को बेच सकते हैं, क्योंकि और देश अब देखें पाएंगे कि हमारे पदार्थ और चीपर हो गए, रुपया क्योंकि कमजोर हो गया इस वजह से। तो सो वी आर सीइंग that our current account deficit is not worsening, has not worsened so far. It is जी feared it will worsen. It is feared as we move forward in the next 6 to 8 months, it will worsen more. But so far it has not worsened as much as. So अभी अगर 0.78% है, तो वो बढ़ करके 1.6% ऑफ जीडीपी होने की संभावना 6-8 महीने में है। मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये जो रुपया गिरा है, ये हमारे फायदे के लिए है। इसकी आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आई वॉच द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखिए, हम अब डीए तो बहुत हाँक रहे हैं, हमारी सरकार खास तौर से, कि हमारी इन्फ्लेशन रेट काफी कम है। इन्फ्लेशन रेट कम होने के बावजूद ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट काफी कम रही है। इस वजह से हमारी इन्फ्लेशन रेट ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट से फिर भी ज्यादा है। तो ये भी एक और कारण बन जाता है कि हमारा रुपी थोड़ा सा डिप्रिसिएट करेगा। तो मैंने ये पाया था कि ये एक्सचेंज रेट को जब हम इन्फ्लेशन रेट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं, जिसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, when you use a basket of currencies who are our competitors, और वो बात, तो इसलिए तब आपको ये पता चलता है कि हमारा रुपी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देखते हुए अप्रिसिएट कर रहा था। इसमें लग रहा है कि डिप्रिसिएट कर रहा है, मगर वो असलियत में धीमे धीमे अप्रिसिएट कर रहा था, क्योंकि हुआ ये था पिछले कई महीनों से आरबीआई was releasing dollars into the market and preventing the rupee to fall. And RBI has allowed most recently, ये पिछले हफ्ते 10 रोज से, allowed the rupee to depreciate, because उनको एहसास हुआ कि ये गलत हम कर रहे हैं। हमको compete करना है। जिस अंतरराष्ट्रीय माहौल में अब हम रह रहे हैं, उस माहौल में हमें अलाउ करना है कि रुपी 90 क्रॉस करे। जी देखिए, आई अंडरस्टैंड द लॉजिक कि अगर पैसा कम होता है, कीमत कम होती है, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी कीमत फॉर द बायर्स विल गो डाउन, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यहाँ पर भी। और नॉट ओनली दैट, वो जो परसेंटेज जो टैरिफ है उसकी भी कीमत गिर जाती है, द अमाउंट ऑफ tariffs will also reduce, so there is a benefit. But क्योंकि इंडिया इज ए नेट इंपोर्टिंग कंट्री, इंडिया के जो इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, तो जो फायदा एक्सपोर्ट्स में विद द लोअर हो रहा है, वो नुकसान इंपोर्ट्स में हो रहा है, वेयर यू आर पेइंग मोर।
नो नो, आई एग्री विद यू, सो लेट मी टर्न टू दैट डायमेंशन, वो उस डायमेंशन की हमने अभी चर्चा नहीं करी। तो जी उस डायमेंशन के बारे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज तो खुशखबरी ये है कि क्योंकि तेल की, वी आर a major importer of oil. I don't जी have to tell you that 88% of our total consumption needs of oil are actually imported. Now, we offset some of that by refining that crude oil and then exporting it to Europe and so on, which is in fact a bit of one source of irritant with Trump. कि जी मतलब ये तुम इंपोर्ट भी कर रहे हो रूस से, मगर वो भूल जाता है कि हम यूरोप को एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। अब जी यूरोपियंस तो रूस से खरीद नहीं रहे हैं, तो मतलब या यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है कि ये तो हम, उनका फायदा हो रहा है, फिर उसके बावजूद हम, एनीवे नेवर माइंड दैट। जी मोटी बात यह है, हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मोटी बात यह है डॉक्टर साहब जी कि पहली चीज तो अच्छी ये है कि दाम गिरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तेल का, तो जी उससे बहुत नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम उसको तेल को आयातित करके उसको रिफाइन करके हम बेच लेते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमें फायदा हो जाता है। सो द cost of importing having increased is offset by the fact that we are exporting the same oil and getting जी dollars. जी दूसरी बात, तीसरी बात यह है, और की बात यह है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है सर, तेल को हम रिफाइन करके डोमेस्टिकली मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, तो जो राष्ट्र में जो जो खपत है उसमें नुकसान, उसमें जो है वो नुकसान सरकार को होगा इस तरीके से, इस रुपए का गिरने से नुकसान इस तरीके से होगा कि उनको तो ज्यादा दाम पे डॉलर खरीद करके तेल को आयातित करना होगा, ये बात सही है। जी मगर सरकार 100 रुपए पे वैसे ही पेट्रोल और डीजल बेच रही है, 100 रुपए लीटर के आधार के रेट हैगी, बहुत ज्यादा रेट है, उसको वो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अगर उसको बढ़ा दिया, डीजल का दाम खासतौर से अगर डोमेस्टिक बढ़ा दिया भारत सरकार ने, क्योंकि द when the oil price is relatively low, most of the cost of the petrol at the pump is accounted for by the tax. So जी अगर उन्होंने टैक्स अगर अपना बढ़ा दिया क्योंकि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है डॉलर का, तो खपत कम हो जाएगी, वैसे ही डिमांड कम है चीजों की, और उससे होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा भारत में। जी तो भारत सरकार बड़ा एहतियात बरत रही है, वो जो भी नुकसान होगा वो खुद उसको हजम कर जाएगी, यानी कि उसको झेल लेगी, और वो भारतीय उपभोक्ता को, कंज्यूमर के ऊपर भार नहीं डालेगी। सो दैट्स रियली द पॉइंट। बट मतलब अगर आप ऑयल को छोड़ दें, जी 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 फॉर एग्जांपल इंडिया का जो सबसे ज्यादा डेफिसिट है वो चाइना हांगकांग, अगर इनको मिला जी लें तो तकरीबन $150 बिलियन का डेफिसिट है, व्हेन वी आर नॉट जी, इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम चाइना और फ्रॉम हांगकांग। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो अगर आप नॉन ऑयल इंपोर्ट्स को ले लें तो वो इंपोर्ट्स तो महंगे हो ही रहे हैं ना, बिकॉज I ऑफ। agree with you. हाँ I certainly agree with you. But I see a silver lining there also, sir. Let me अच्छा, explain what I mean. तो The कम silver खरीदेंगे। lining, the silver lining is simply that, I mean, yes, of course, it's going to increase costs for the manufacturer because we import a lot of intermediate products and raw materials and inputs from China. जी अब आप ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स तो चाइना से आ रहा जी है। अच्छा, तो वो ऐसी स्थिति में अगर दाम बढ़ जाता है तो देयर मे बी एन एफर्ट टू ट्राई एंड बाय फ्रॉम एल्सवेयर, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो निर्भरता है चीन पे, और जो हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है चीन के साथ, उसको कम करने के लिए ये एक्सचेंज रेट में जो गिरावट है, यानी कि रुपए कमजोर होने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे लिए फायदेमंद है।
क्योंकि उससे हमारा चीन से इंपोर्ट खास तौर से कम होगा, थोड़ा दाम बढ़ेगा, मैं आपसे सहमत हूं, जी। वो है। तो मगर ये हम, अगर देखिए, दूसरा जरिया क्या हैगा चीन से आयात कम करने का? दूसरा जरिया तो यही है ना कि आप कोई टैरिफ लगा दो। अब टैरिफ आप लगा दोगे चीन के साथ, तो वो रिटेलिएट कर सकते हैं, और उसका और नकारात्मक असर होते हैं। आप सिर्फ चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द WTO, ये जी दिक्कत हाँ। है। जी हाँ। So, for all these reasons, sir, the appropriate way which economists would suggest to you to deal with a situation like this is precisely what is happening. कि आप रुपए को ही कमजोर होने दो, so that the incentive to import is reduced, and you try and import substitute, मतलब घर में उसको उसको उस पदार्थ को बनाने की आप कोशिश करो। These are the only ways that we will be forced to do this. The Chinese themselves built this up this way. सो दिस उसका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। आई डोंट नो कि इन रियल टर्म्स उसका क्या असर होगा। जी। आपने देखा कि रिलेटिवली येन भी गिर रहा है, बट रुपी हम्म। फॉलिंग फास्टर देन येन। हम्म। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि साल के अंत तक इंडिया में नॉट बी द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, इट माइट एंड अप बीइंग द फिफ्थ बिगेस्ट, क्योंकि रुपी की कीमत गिर गई। एंड देन व्हेन यू ट्रांसलेट दैट इनटू डॉलर्स, Correct. the GDP might be less than Japan's, क्योंकि yen is falling at a slower pace। तो You are क्या, right, sir. बट इसका असर हाँ, तो पब्लिक के इंप्रेशन पे तो होगा ना कि अरे। तो इम्प्रेशन होगा, मगर देखिए, इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए दैट serious estimation is really reliant only upon purchasing power parity, not at the market exchange rate। वरना तो देखिए, मैं भारत को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कल बना दूं, अगर मैं इस 100 जो 90 पार कर दिया है रुपया डॉलर को, तो वो उसको मैं अगर 45 कर दूं, सपोज RBI कल 45 कर दे, RBI कर सकता है, उसके उसके उसको, बिकॉज दे हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कल मैं 45 कर दूं, तो हम तो फिर सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे ना। That's not the way to think about this. We should not think like that. I'm giving you an extreme example. I'm deliberately making it seem ridiculous कि मतलब अच्छा चलो 45 ना करो, तो कम से कम आप 70 कर दो, 80 कर दो, है ना? जो कर सकते हो, you will then not just become fourth largest, you will become the third largest in 1 year. You don't want to do that. These are all false impressions। अपने को वो देखो, कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जी जी हाँ। जी 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 जी। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। इसीलिए हम वी इकोनॉमिस्ट ऑलवेज स्पीक अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी, नॉट अबाउट जी देखिए, मार्केट एक्सचेंज। ये जो नैरेटिव्स है ना, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इज नाउ फोर्थ बिगेस्ट एग्जैक्टली। इकोनॉमी, ऑल ऑफ हाँ, दैट also influences market sentiment ना। राइट। तो मेरा आपसे दो गुना सवाल है कि जो प्राइवेट जी पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, जो जी जी FPI है ना, द फॉरेन जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जी जी। व्हाई डिड दे टेक द मनी अवे? इज इट प्रॉफिट मेकिंग, और देयर वाज सम रीजन व्हाई दे फेल्ट? बिकॉज मैंने एक स्लोगन सुना कि सेल इंडिया बाय चाइना was one of the reasons Correct. why That is correct. No, no, you're absolutely right. That's exactly what was happening. Uh, and the main reason for that happening was that India was really, the price to earnings ratio was very high. It has come down slightly, but it is still relatively high. And as we were discussing earlier, that up until September 2024, you had multiple forces which were causing a rise in the share market. One, of course, was the portfolio investments that were coming in, because there was hope about sustained growth in China, because there had been a rebound from the decline in COVID. Please remember that. So their fundamentals were improving. And secondly, people had accumulated savings over that COVID period, so they had begun to come in
एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो रिटेल इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक वाला खूब बढ़ रहा था, तो हमारा मार्केट बढ़ रहा था। मगर जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लगा कि चीन में भी पोटेंशियल है, क्योंकि चीन में इसी with the end of the 14th 5-year plan, now the 15th is starting, they had in the 14th 5-year plan, they had already moved their strategy of development towards promoting domestic consumption, not investment. तो उनकी growth rate कम हुई है, एक तो because the local governments had stopped investing because they were over borrowed, they were over leveraged, और दूसरे वो उनकी स्ट्रैटेजी ही बदल चुकी थी। दे वांटेड टू प्रमोट कंजम्पशन बिकॉज दे सी कंजम्पशन शेयर इन चाइना's GDP इज ओनली 40-45%, हमारे यहाँ तो 55 to 60% इज देयर, है ना, और अमेरिका में 70% है। So 40-45% is still extremely low, so they wanted to change all that. Now for that reason there was an expectation that we should buy now in China, so let's pull funds, so the foreign portfolio investors moved out. This is one reason. ठीक है? Now the other thing that has happened, sir, ये जो आप कह रहे हो ना कि भारत इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा अगर भारत की रुपी इतनी गिर चुकी है, आप ये कह रहे हो, है ना? मैं आपको बताता हूं कि असली कारण क्या है एफडीआई कम होने का। मैं अब एफपीआई नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आता है, चाहे वो सर्विसेज में जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में जाए या कंस्ट्रक्शन में जाए, वो क्यों कम हो गया? वो तो बहुत कम हो गया है पिछले साल 2 साल से, तो वो कम ही होता चला जा रहा है। एंड इन द फिस्कल ईयर 24-25 मैं आपको याद दिलाऊं कि वो तो गिर करके कुछ कितना 500 मिलियन या 400 to 500 मिलियन डॉलर्स ही रह गया, यानी कि फ्रॉम बिलियंस इट हैज ड्रॉप टू mere millions. Yeah. Point one, and Indian corporates have been taking money out. They are not investing here. Now this is the real story. तो डॉक्टर साहब मैं आपको ये समझाने की कोशिश, आपके श्रोताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डॉलर आना बंद हुआ, वो एक सिर्फ वही नहीं हुआ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आना बंद हो गया, दूसरा ये हुआ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गया, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट भारत के कॉर्पोरेट्स का जो इन्वेस्टमेंट है, वो अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट इज नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज private sector which has historically accounted for in a large economy. This is normal. But the private investment has not been growing domestically. They are making profits and they've either deleveraged, मतलब जो उनके borrowings थे domestic corporates के, वो उन्होंने बैंक के loans वापस कर दिए, और अपना जब वो कुछ बचा तो फिर वो पैसे विदेश ले जा रहे हैं। If domestic corporates are not investing, why are they not investing is a question that we have to ask. And the reason why they are not investing, sir, is because jobs have not been growing. Because jobs have not been growing, so domestic consumption has not been growing. So this growth rate that you are seeing, ये जो अभी क्वार्टर में 8.2% आपने सुनी, आपके सवाल पूछने पहले मैं उस पर आ जाता हूं। जी हाँ, क्योंकि आई नो कि आप उस पर सवाल पूछने वाले हैं जी। आप, ये एक बड़ी खोखली सी ग्रोथ रेट है, इसमें असलियत बहुत कम है, और उसकी असलियत मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझा दूंगा, मगर मैं लेट अस अंडरस्टैंड कि because I'm still connecting all this to the movement in the rupee, कि ये ध्यान रहे कि अगर Indian investors are not Indian corporates are not investing here, तो फिर विदेशी क्यों करेगा? और विदेशी नहीं कर रहा है, यही हो रहा है। तो विदेश से जब पैसे नहीं आएंगे तो जाहिर है जो रुपी को मेंटेन करे हुए था, रुपी द डॉलर इनफ्लो, that impetus is gone. The foreign portfolio
inflows are gone, the FDI is gone. So if it's been gradually depreciating this whole year, आप ही ने कहा शुरू में बिल्कुल कार्यक्रम के कि 85 रुपए था $1 जनवरी में, जी आज की तारीख में 90 हो गया 11 महीने बाद. जी. तो why do you surprise? That's exactly what you would expect. But I don't understand this. If the economy is doing so well, fastest growing major अब उस पे आ economy, जाते हैं जी. तो आप मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो सुनने वालों के लिए. देखिए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, सेविंग्स है 10%, सो अमेरिका में द स्मार्ट इन्वेस्टर जो करता है कि वो जो है सो S&P इंडेक्स फंड में डाल देता है पैसे. जी. और उसका मतलब ये है कि आइंदा 10 साल में इकोनॉमी विल ग्रो और इकोनॉमी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ होगा. सो यू आर नॉट ट्राइंग टू Correct. बीट द इकोनॉमी, यू आर जस्ट राइजिंग विद द टाइड, राइट? तो Correct. अगर इफ इंडिया इज गोइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, देन फॉर अ स्मार्ट इन्वेस्टर इंडिया शुड बी द प्लेस टू इन्वेस्ट ना. कि आपको देखिए, इंडिया 8.5 से बढ़ रही है, तो आप भी 8% से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स. तो इन रियलिटी पिक्चर तो उल्टा है. ना सिर्फ बाहर वाले लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस ग्रेट इकोनॉमी में, वो लोकल वाले भी नहीं कर रहे हैं. क्यों? बिल्कुल. अब आप बिल्कुल असलियत पे आ गए. तो इसकी असलियत समझना बहुत जरूरी है. इसकी असलियत आपसे जो पहले एक दो बार चर्चा हुई है उसमें मैं कर चुका हूं, मगर आपके इस बार श्रोता नए हो सकते हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं मैं इस बात का. दो बातें. पहली चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स होती हैं सर, ये क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत ही रिलायबल नहीं होती. दे आर नॉट वेरी रिलायबल नंबर्स बिकॉज यू गेट वेरी पार्शल स्टेटिस्टिक्स फॉर अ क्वार्टर. जी. Please try and understand that our annual data, annual GDP estimate, first is estimated if the financial year runs from April to March. First, you get an estimate in January, which is obviously the first estimate for the entire year's GDP. Now, if you are getting an estimate in January, inevitably, for that last quarter of January, February, March, the Central Statistical Organization was only doing guesswork. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, दूसरा एस्टिमेट कब आता है? वो दूसरा आता है, ये क्यों, ये समझना जरूरी है कि ये एस्टिमेट पहला वाला दिसंबर अंत जनवरी के शुरू में क्यों आता है. इसलिए आता है क्योंकि सरकार को बजट बनाना होता है. कुछ रफ एस्टिमेट अगर नहीं होगा तो बजट के लिए जो एलोकेशन होता है और कितना हम पिछले साल खर्च किए वो नवंबर के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में पता चल जाता है, और आगे के कितना हमें खर्च करना है उसके लिए बनाया जाता है. फिर आता है 1 जनवरी के अंत में बजट के से बिल्कुल पहले. उसके बाद आता है मई में तीसरा एस्टिमेट. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट. अब आप समझ रहे हैं, पहला दूसरा वाला कहलाता है सेकंड एडवांस, फिर तीसरा आता है उसको प्रोविजनल कहा जाता है. और अगर हम 25-26 की कर रहे हैं तो अब देखिए आपको असली जो जीडीपी ग्रोथ मिलेगी या जीडीपी एस्टिमेट मिलेगा 25-26 का, वो you will get that in December 26, not now. December 26. Now from this itself your listeners can understand कि हमारा जो क्वार्टरली एस्टिमेट है वो कितना प्रोजेक्शन बेस्ड है. वो सिर्फ प्रोजेक्शन ही बेस्ड है और हमें बहुत उस पर एतबार नहीं करना चाहिए. ये जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपकी बात को जरा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो अब डेटा आया दिसंबर में कि इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2% थी, लेकिन अक्टूबर में खबर आती है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है दे हैव क्रैश्ड लिटरली. कुछ अमेरिका के लिए कुछ 12%, ओवरऑल डेफिसिट हैज गॉन अप, बहुत ज्यादा बढ़ गया है अक्टूबर के महीने में, राइट? जस्ट मंथ ऑफ अक्टूबर. फिर नवंबर की महीने की खबर ये आती है कि मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी मच डाउन,
के मैन्युफैक्चरिंग, वो पीएलआई जो मेजर करते हैं, दे हैव फाउंड के इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हैज टेकन ए बिग हिट इन नवंबर। हालांकि जो क्वार्टर 8.2 जो कर रहे हैं उसमें तो वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हैज डन वेरी वेल, 9.4% से कुछ ग्रोथ हो गया है। सो इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम जुलाई अगस्त का देखें आप, तो जून जुलाई अगस्त जो सेकेंड क्वार्टर का डेटा है, और जो सितंबर अक्टूबर नवंबर जो अब ये सॉरी अक्टूबर नवंबर का जो डेटा आ रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन द ट्रेंड लाइन। ऑफ कोर्स देयर इज। तो ये जो आपको मिला है अभी जो 8.2% जी सेकेंड क्वार्टर का, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का मिला है ना, तो अब आपने कुछ इनकंसिस्टेंसीज पॉइंट आउट कर दी। मैं आपको इसको थोड़ा सा और साल भर के परिप्रेक्ष्य में समझा, आपके श्रोताओं को समझाना चाहता हूं। देखिए, अनलाइक इन दी developed countries, advanced countries, when you get a quarterly growth estimate for the economy, that is a quarter on quarter growth. इसका अर्थ क्या हुआ? And then I'll contrast that with what happens in India. Quarter on quarter means कि अभी हमको पता चला है जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर का। तो अगर यही चीज आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में आपको इस जुलाई अगस्त सितंबर को की तुलना की जाएगी अप्रैल मार्च जून से, पिछले 3 महीने से। हमारे यहाँ ये जो आप 8.2 देख रहे हो वो किससे कंपेयर्ड है? ईयर ऑन ईयर। यस, ये ईयर ऑन ईयर है फॉर द सेम क्वार्टर बट अ ईयर अगो। यानी कि अब मैं वो समझाता हूं कि भाई आपको क्यों महसूस हो रहा है कि यहां 8.2% हो गया, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। बात यह है, ये ग्राफ होता, मैं तो ग्राफ से इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते थे, मगर आपके श्रोताओं को ये समझना, देखिए ये जरूरी ये है कि पिछले 5 साल से की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेजेक्टरी है, उसको समझना जरूरी है। वो ट्रेजेक्टरी ये है कि कोविड में बड़ी गिरावट आई, भयंकर गिरावट आई। आर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय नियरली 6%. The global economy contracted in that first year of COVID only by 3%. We contracted by twice as much. Okay. उसका जाहिर है उसका असर ये होना था कि अगर FY21 में इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जब कोविड में कमी आई और इकोनॉमी रिबाउंड करती है, तो वो रिबाउंड जबरदस्त कर, ऐसा महसूस होता है कि बड़ी जबरदस्त रिबाउंड की। एग्जैक्टली कुछ 7-8%, 7.5% होगी भाई। जब वो सबसे जब खाई में गिरेगी, जब वो उठेगी, तो लगेगा ही कि आप 7.5-8% पे ग्रो करें। तो फिस्कल ईयर 22 में आप बहुत ग्रो किए, और वही वो प्रक्रिया और वो ट्रेजेक्टरी, वो ट्रेंड मेंटेन रहता है FY22-23 में भी। जी, मतलब बहुत खाई में गई थी तो बढ़ी और फिर और बढ़ी। अब हम मतलब FY24 में आ जाते हैं, 23-24 में। तो एक बार जब बढ़ चुकी तो वो फिर नॉर्मलाइज भी तो होगी ना। तो वो नॉर्मलाइज क्वार्टर बाय क्वार्टर होनी शुरू हो गई थी। जब वो नॉर्मलाइज हुई तो आप देखेंगे कि इसी क्वार्टर में साल भर पहले वो थी 5.6। जी हाँ, समझ रहे हैं, गिरते गिरते वो 5.6 थी। तो भाई उसका भी तो बेस इफेक्ट होगा। जब आप अब आप पा ये रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, और आपकी सर्विसेज भी बढ़ गई, सभी कुछ बढ़ रहा है इस क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर 25 में। तो भाई आप कंपेयर कर रहे हो साल भर पुरानी बात से, तो वो तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत बढ़ा हुआ आपको लगेगा ना। बात ये है सर, वो तो है। But this is not the only thing, sir. This is not the only thing. What why am I saying that these numbers don't tell you the truth? Because the truth is being shown by the fact कि नौकरी नहीं बढ़ रही भाई।
नौकरी नहीं बढ़ रही है तो जो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट कैसे, कहां से आ जाएगी? आ ही नहीं सकती। सो असलियत यह है सर, हुआ क्या कि कोविड का इतना भयंकर असर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हुआ, बहुत भयंकर। और प्लीज अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक योर लिसनर्स मस्ट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, that of our total GDP, 45% comes from the unorganized sector. The remaining 55% come from the organized sector. Unorganized sector, here, please try and understand, includes the agriculture sector. Because agriculture contributes about 17, so the non-farm is 45 minus 17, which is about 28% of the total GDP is contributed by that. अब आप सोचिए कि द ऑर्गेनाइज्ड पे हमारी इतना ध्यान रहता है, मगर द CSO, the statistical organization of the government, doesn't have hard data about our unorganized sector contribution. बात ये है। और ज्यादा भी हो सकती है ना, ज्यादा भी तो हो सकती है। We are underestimating the GDP. I'll tell you why that is very, very unlikely. Let me explain why. उसके लिए हमको 8 साल पुरानी बात में जाना पड़ेगा, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ और उसके बाद GST का असर क्या हुआ? दोनों का असर यह हुआ डॉक्टर साहब कि द cash based economy, which is the largely the unorganized sector, the agriculture is also unorganized and cash based, उस पे बड़ा नकारात्मक असर हुआ। That contracted, especially the non-farm unorganized sector contracted very severely। और ये डेटा रिसेंटली सरकार ने जो रिलीज किया, एनुअल सर्वे ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको मैंने बड़ी डिटेल कैलकुलेट किया है, तो उसमें इन पे जो नकारात्मक असर हुआ वो डिमॉन का और GST का, यू विल सी दैट द GDP डेटा फॉर एवरी क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 9 quarters from GST, middle of 2017 से 18 to 19 all the way to first quarter of the last quarter of FY20, यानी कि कोविड आते आते, दैट्स 9 quarters। उसमें ग्रोथ रेट गिरती चली गई। इसीलिए गिरी क्योंकि जो और अनऑर्गेनाइज्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और फिर उसके ऊपर मार्च में लॉकडाउन आता है, कोविड आता है। वेरी वेरी सिवियर इंपैक्ट ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड अगेन। एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट because the CSO uses organized sector estimates, let's say for textiles, to proxy for the unorganized sector textiles, I'm giving you an example of textile, you get an overestimate for GDP because you are projecting growth rate of organized onto the unorganized. We know that the unorganized suffered very badly. बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट, और प्रमोट सेइंग वो जो चाय वाला है, he is also having the same kind of growth. Exactly. The CSO is assuming कि चाय वाले की ग्रोथ वही है जो रेस्टोरेंट की है। तो दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये है, जब रोजगार आम आदमी के लिए नहीं बढ़ता तो वो चाय वाले की चाय बिकनी कम हो जाती। मोटी बात ये, दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस चाय वाला वर्सेस द रेस्टोरेंट, क्योंकि हम आप तो क्रेडिट कार्ड से जाकर के रेस्टोरेंट में खरीद सकते हैं, हम स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, हम अमेजोन से अपने UPI से ऑर्डर कर सकते हैं, मगर चाय वाला की तो कहानी कुछ अलग ही है ना। ये है इशू। सो वी आर almost certainly overestimating. There is just no, I've given you many reasons why these are all this is an overestimate. And having said all this, it may seem all very negative, but there is the only hope that there can be service service industry. That's right. The services is one area of hope.
but ultimately there is no choice but for India to adopt a manufacturing strategy which is labor intensive, because that will create jobs, and that, once that process starts, then ये जो आपने जो PMI के डेटा की बात करी, वो आपको consistent लगने लगेगा if there is actual growth happening. Because why do we say, you see, why do we say that the growth rate between 2004 and 15 was nearly 8% per annum? It was because the organized and the unorganized were actually gelling very well, and they were both growing. And after 2016, that link between the organized and unorganized got disrupted, broken very badly. And that's why the average growth rate in the last 11 years, sir, has been 5.8%, not the 7.8% that we had experienced in the preceding 10 years. 2004 से 14 के बीच में. So we may be the fastest growing. 5.8 still makes us much faster than China. But the point is, China had been growing for 30 years. We had barely been growing for 10 years from 2004 to 15, and we have slowed down since then. This is what we have to worry about. जी पिछले 2 साल में मैंने इंडिया की और चाइना की दोनों की ट्रिप्स की है, एंड आई एम सॉरी टू से कि द लेवल ऑफ डेवलपमेंट में बहुत अंतर है. ये अजम्पशन के इंडिया इज अबाउट टू कैच अप विद चाइना या हम उनके साथ compete कर सकते हैं, मतलब सवाल ये एक्चुअली मुझे लगता है कि क्या अमेरिका और यूरोप चाइना के साथ compete कर सकते हैं. सर आपको ये सवाल है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट सवाल लगता है कि जो, और देयर इज ऑल्सो आई थिंक कि इंडिया की जिस तरह से सरकार अपने डेटा वगैरह रिपोर्ट करती है, मुझे लगता है कि इंडिया की सरकार ओवर एस्टिमेट करती है जी, और चाइना की सरकार अंडर एस्टिमेट करती है डिलिबरेटली, ताकि वो जो डर है चाइना का वो कम हो. आई थिंक दे आर ट्राइंग टू सप्रेस एंड हाइड सम ऑफ देयर लेवल ऑफ ग्रोथ. 2 मिनट अगर आप जो IMF वाला सी ग्रेड है उसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? जी हाँ, वो सी ग्रेड के बारे में पूछना चाह रहा था मैं, ये कि मैं आपको जी इन्वेस्टमेंट्स पे असर होगा क्या, इंडिया के कुछ नुकसान होगा, या दे कैन सिंपली इग्नोर दैट, क्योंकि चाइना भी ग्रेड है. No. So let me explain. It is a C grade only in respect of the methodology being used for estimating our GDP. जी It is not a C grade to the economy. जी हाँ, वो तो सही. No, I mean, for your listeners, I know you understand, but I'm just saying that. And I don't believe that this C grade should impact investors. देखिए, इन्वेस्टर्स तो तब आते हैं जब डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हो, उसको उसका ढाढ़स तब बनता है कि उसे लग रहा है कि अरे हिंदुस्तानी खुद कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब हम भी पहुंच जाते हैं. जब हिंदुस्तानी खुद जबरदस्त तौर से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कॉर्पोरेट, तो फिर वो विदेशी क्यों आएगा? सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस सी ग्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दिस. And this has very little to do with the estimation of 8.2%. असली बात यह है, जो ग्रोथ रेट है जो 8.2%, असली बात यह है कि, and I have to say this to support our Central Statistical Organization, they are making an effort to finally set things right. They are doing many things. They have been in the process of updating their the base year. Base year अभी 11-12 इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बेस ईयर को वो और पिछले 5-6 साल पुराना करेंगे. वो उस काम में जुटे हुए हैं, और कोशिश ये भी शायद होगी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो इस्तेमाल हो रहा है उसको इम्प्रूव करा जाए, शायद प्रोड्यूसर प्राइसेस को कलेक्ट बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाए. बिकॉज IMF ये भी कहता है कि आप होलसेल प्राइस, भाई जो डिफ्लेटर इस्तेमाल किया जाता है, GDP डिफ्लेटर, वो दैट इज अ composite index of the consumer price index and the wholesale price index. But the wholesale price index is very unreliable, and most countries of the world would use. What is wholesale? Wholesale means trade.
किस दाम पे होलसेलर बेच खरीद रहा है. Actually, what you need, if you want to get a serious estimate, is the producer price. Producer को कितना किस दाम पे जी बना करके वो बेच रहा है, एंड उसके बीच में फिर वो कंज्यूमर कितना देता है. So the government might move towards generating a producer price index, but in a developing country these things always take time. So our estimates of GDP have been relatively non-robust, and they are still relatively non-robust. And it will take a little bit longer before they begin to seem more robust, which takes us back to the point that we should not get too excited when a quarterly growth rate of 8.2% shows up. मतलब आपने वो जो डिफ्लेटर की जो बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार जो वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज फ्लैग्ड अबाउट इंडियाज रिपोर्ट के इंडिया की जो नॉमिनल ग्रोथ रेट थी और जो एक्चुअल रियल जीडीपी ग्रोथ है उसमें सिर्फ 0.5 का फर्क है, 8.3 8.7. और दे आर सेइंग, इकोनॉमिस्ट आर सेइंग के जो वो डेवलपिंग कंट्रीज है तो उनमें एटलीस्ट 3-4% का फर्क होना चाहिए. So there's some problem there कि आप इतना स्मॉल डिफ्लेटर इतना कम ले रहे हैं. अगर 4 होता तो इंडिया की जीडीपी should have been 4.7 rather than 8.2, right? Growth rate. Exactly. So you can see, I mean, I'm glad you brought that up. I'm glad that all this is coming out, and that hopefully the Central Statistical Organization will attempt to fix many of these things over the next 6 to 8 months. So एक मैं एक सियासी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे. इस सियासी सवाल ये है कि देखिए, आई एम नॉट ए ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही है इंडिया में मेन स्ट्रीम डिस्कशन में कोई इन चीजों की बात ही नहीं कर रहा है. एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एज टू व्हाई देयर इजंट एनी क्रिटिकल एग्जामिनेशन of the Indian economy's performance as well as the data, because ये data के बगैर तो आप मतलब मेजर ही नहीं कर सकते ना कुछ. So वो जो absence of serious discussion है, आप उसे कैसा explain कर सकते हैं? क्योंकि इतने सारे आपके पास विश्व गुरु बैठे हुए हैं. Why aren't they having a Vishwa class discussion on this? Well, इसका तो एक ही तरीके से समझ सकते हैं कि डर है. इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू माइट गेट इनटू ट्रबल. तो जो सरकार से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं वो सच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, और जब वो सच नहीं बोलते तो जो इंडिपेंडेंट और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते भी हैं तो उनकी आवाज यूट्यूब पे तो आ सकती है मगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती. मैं आपको उदाहरण देता हूं. मैं स्वयं, एक जमाना था 5, 6, 7, 8 साल पहले, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख सकता था, मैं इकोनॉमिक टाइम्स में लिख सकता था, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिख सकता था. अब उनमें से कोई अखबार मुझे नहीं छापता. मैं केवल अब हिंदू में लिख सकता हूँ, डेक्कन हेरल्ड में लिख सकता हूँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में लिख सकता हूँ, और जी वायर में लिख सकता हूं. ऐसी जगह अब ये क्यों हुआ है? ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस तक, टाइम्स ऑफ इंडिया तो भूल ही जाइए, इंडियन एक्सप्रेस तक ऐसे अखबार अब ऐसे हो गए हैं जिनको अपनी सेल्फ सेंसरशिप, सीधी सी बात है, सेल्फ सेंसरशिप पे वो उतर आए हैं. जी सर, थैंक यू वेरी मच. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और हमारे आई होप के हमारे दर्शक बेनिफिट फ्रॉम दिस. आई लर्नड अ लॉट. मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स ले लिया है इकोनॉमिक्स में. और सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सर. थैंक यू वेरी मच. आपने हमको ज्ञान दिया है. आई फाइंड इट क्वाइट आयरॉनिक कि जो लोग एक्चुअली विश्व गुरु है, जिस तरह से आप हैं, जाते रहते हैं, अभी कभी आप मुझसे बात करते हैं तो इजिप्ट में होते हैं, कभी यूके में होते हैं, कभी रशिया में होते हैं. एंड जो आपने आखिरी बात कही कि सडन मीडिया सेल्फ सेंसरिंग, इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज दे नीड टू बेनिफिट मोर फ्रॉम you than anybody else. It's very tragic. It's very unfortunate. Thank you very much, sir.
खुदा हाफिज, नमस्कार आपके श्रोताओं को। बिल्कुल।